नमस्ते, मैं रमावती कुमारी आज फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। पुस्तकालय विज्ञान में यूनिट 1 में टॉपिक संसाधन सहभागिता के पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। संसाधन सहभागिता, रिसोर्स शेयरिंग। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता देखने को मिलती है और मानव से संबंधित शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां सहभागिता नहीं देखने को मिले। आज व्यापार से लेकर पारिवारिक समारोह में भी सहभागिता देखने को मिलती है। वर्तमान समय में भी प्रत्येक क्षेत्र की तरह पुस्तकालय में भी सहभागिता देखने को मिलती है। पुस्तकालयों द्वारा भी अनेक तरह के कार्यों को सहभागिता के माध्यम से किया जाता है। दरअसल इस प्रतियोगिता के युग में कोई भी पुस्तकालय पूर्ण नहीं हो सकता और वे अपने मौजूद संसाधनों की सहायता के माध्यम से ही पाठकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। पहले संसाधनों सहभागिता का नाम पुस्तकालय सहयोग या संसाधन सहभागिता का प्रारंभ 200 ईस्वी पूर्व अलेक्जेंड्रिया तथा पारगमन ग्रंथालय के बीच सहयोग से हुआ और उस समय यह पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम संसाधन सहभागिता हो गया। प्रायः देखा गया है कि ग्रंथालयों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण पाठकों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पुस्तकालय को कुशल कर्मचारियों तथा तकनीकों के अभाव का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पुस्तकालय का बजट भी उतना ही नहीं है कि समस्त प्रकार के पुस्तकों का क्रय कर सके। इसके अलावा पुस्तकालय को कुशल कर्मचारियों तथा तकनीकों के अभाव का भी सामना करना पड़ता है। अतः संसाधन सहभागिता द्वारा ग्रंथालय द्वारा अधिक गतिशील तथा आधुनिक सेवा प्रदत्त किया जा सकता है। संसाधन सहभागिता का प्रारंभ 200 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया तथा परगमन ग्रंथालय के बीच सहयोग से हुआ। 1970 में कुछ विश्वविद्यालयों के बीच संसाधन सहभागिता को आवश्यक समझा गया। यही कारण था कि विमर एवं जिन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से संघीय सूची H.C. बैटन के द्वारा तैयार की गई। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। संयुक्त रूप से संघीय सूची H.C. बैटन के द्वारा तैयार की गई। इस प्रकार ग्रंथालयों के बीच संसाधन सहभागिता का विकास हुआ। इसके अलावा 1971 में UNISIST के एक प्रयोग के अंतर्गत ग्रंथालयों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई। अब हम देखेंगे कि पुस्तकालय नेटवर्क क्या है। पुस्तकालय नेटवर्क संसाधन सहभागिता का एक प्रमुख माध्यम है। पुस्तकालय नेटवर्क कंप्यूटर के माध्यम से दो या दो से अधिक परंपराएं जुड़े हुए पुस्तकालय को कहते हैं।
ये पुस्तकालय आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान करते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति का निर्माण किया तथा 1983 में प्रौद्योगिक नीति में सूचना के आदान प्रदान पर ज़्यादा बल दिया गया। 1986 ईस्वी में NAPLIS नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, NAPLIS का फुल फॉर्म हुआ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट पेश किया गया। इसमें सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क बनाने पर जोर दिया गया। 1988 में इंडियन इंटरनेशनल सेंटर द्वारा नई दिल्ली में संसाधन सहभागिता तथा नेटवर्किंग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क डेलनेट की स्थापना हुई। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता एवं नेटवर्क की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इनके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसकी आवश्यकता में सबसे पहला आता है भारत के सभी कॉलेज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आपस में जोड़कर सूचना सेवा की क्षमता में वृद्धि करना। ये जो है पुस्तकालय संसाधन सहभागिता एवं नेटवर्क के उद्देश्य थे। शोध तथा अनुसंधान में सूचना सेवा की वृद्धि करना, ऑनलाइन कंप्यूटर सेवा तथा पत्र पत्रिकाओं और पुस्तक सहयोग एवं संघीय सूचीकरण करके सभी पुस्तकालयों को सहयोग प्रदान करना, संघीय सूचीकरण का निर्माण करना, छोटे पुस्तकालयों का भला करना, अर्थात जो छोटे छोटे पुस्तकालय हैं उनको विकसित करने में सहयोग देना, पुस्तक डोनेट करना, उन्हें टाइम टू टाइम सूचना देना, इस तरह से छोटे पुस्तकालय की मदद करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करना। आजकल वर्चुअल लाइब्रेरी है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी प्रलेख है उससे हम लोग मंगवा लेते हैं और आपस में आदान प्रदान करते हैं। पुस्तकालय में लेख आदान प्रदान द्वारा संग्रह में वृद्धि करना, उसको सेव करने की कैपेसिटी रखना, ये सब जो है इनके उद्देश्य हैं। संसाधन सहभागिता के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है जो कि इस प्रकार से है। जो आपके संसाधन सहभागिता सेवा करते हैं वो मुख्य रूप से पहला है अंतर ग्रंथालय ऋण सेवा। आपस में जो है अंतर ग्रंथालय ऋण सेवा का तात्पर्य ये है कि अगर आसपास में कोई पुस्तकालय है जिसमें अगर कोई पुस्तक अवेलेबल ना हो और हमारे पास वो पुस्तक उपलब्ध है तो हम आपस में ऋण प्रदान करके उस पुस्तकालय को उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तथा अगर हमारे पास कोई पुस्तक ऐसा ना हो और जो कि डिमांड में बहुत सारी ऐसा होता है कि बहुत सारी पुस्तकें डिमांड में नहीं हो, अचानक से डिमांड किया जाता है, तो किसी दूसरे पुस्तकालय से मंगा करके अपने जो उपभोक्ता है उनकी सहायता करना, इस तरह से सेवा प्रदान करना संसाधन सहभागिता के द्वारा की जाती है। दूसरा है उपभोक्ता ईमेल। उपभोक्ता के ईमेल पे टाइम टू टाइम जो नई नई सीरीज़ आती हैं उससे अवगत कराना।
तीसरा है अधिग्रहण एवं सूचीकरण, अधिग्रहण। चौथा है कर्मचारी प्रबंध। कर्मचारी प्रबंध से तात्पर्य है कि हमें शिक्षित और कुशल कर्मचारी पुस्तकालय के लिए उपलब्ध करना चाहिए, जो कि बहुत शालीनता से सहृदयपूर्ण अपने दायित्व को अच्छे से करें। पांचवा है सूचना सेवा। छठा अनुवाद सेवा, ट्रांसलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। विशिष्ट संग्रह का विकास, बहुत सारे एसेसरीज इकट्ठा करना, नए नए तरह के जो जीवन पर्यंत पुस्तकें हैं उनका संग्रह रखना। आठवां है सहकारी संग्रहण। अब हम देखते हैं संसाधन सहभागिता के क्षेत्र कौन कौन से हैं, हम देखेंगे। पुस्तकालय द्वारा लगभग सभी क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता की जाती है। इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं पाठ्य सामग्री के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता। पहला क्या है? पाठ्य सामग्री के क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता। पुस्तकालयों द्वारा पाठ्य सामग्री के क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान और सहयोग किया जाता है। इसमें अंतर ग्रंथालय ऋण भी प्रमुख होते हैं। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि आपस में दो लाइब्रेरीज आपस में बुक्स एक्सचेंज करते हैं, जिस उनकी आवश्यकता के अनुसार उसे पूर्ति की जाती है, तो यही अंतर आदान प्रदान हुआ या अंतर ग्रंथालय ऋण भी कह सकते हैं। दूसरा है मानव संसाधन या कर्मचारियों के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता। दूसरा क्या है? मानव संसाधन या कर्मचारियों के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता। पुस्तकालयों द्वारा मानव संसाधन कर्मचारियों के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा कर्मचारियों का आदान और सहयोग किया जाता है। तीसरा है तकनीकों के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता। तीसरा आप चाहें तो नोट कर लीजिए, तकनीकों के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता। पुस्तकालयों द्वारा तकनीकों के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा तकनीकों का आदान प्रदान और सहयोग किया जाता है, जैसे पुस्तकालय सॉफ्टवेयर आदि तकनीकी है। अब दूसरा जो क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता। दूसरा क्या है? अन्य क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता। पुस्तकालयों द्वारा अन्य क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता भी की जाती है। इसके अंतर्गत सेमिनार, सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। भारत में प्रमुख लाइब्रेरी नेटवर्क कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो पहला है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डेलनेट जिसको कह रहे थे, उसे ही डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी स्थापना जो है 1988 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। इसकी स्थापना में NISSAT के द्वारा NISSAT का प्रमुख योगदान रहा है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क को बिल्डअप करने में। ये इसका लाइब्रेरी का नेटवर्क है। दूसरा है
कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, CALIBNET जिसको बोलते हैं कैलिबनेट। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना में भी NISSAT का प्रमुख योगदान रहा है। तीसरा है सरनेट। पहला क्या था? डेलनेट। दूसरा है कैलिबनेट। तीसरा है सरनेट। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना परिषद ने केंद्रों को नेटवर्क से जोड़कर सरनेट का निर्माण किया। चौथा है इंडोनेट। यह नेटवर्क भारत कंप्यूटर आधारित नेटवर्क है। इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई। एयरनेट, इसकी स्थापना 1977 में NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा की गई। छठा है INFLIB नेट। भारत में के प्रमुख और विशाल नेटवर्क हैं। इसका जिक्र पंचवर्षीय परियोजना के 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स में, किसका जिक्र किया गया है पंचवर्षीय योजना में, तो इन्फिबनेट इसको कहते हैं, INFIB नेट। ठीक है। इसका स्वरूप जो है प्रारूप 1988 में UGC के द्वारा तैयार किया गया था। इस नेटवर्क को क्रियान्वित करने का श्रेय UGC को जाता है। अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पुस्तकालय का विकास उस गति से नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए और प्रयास की आवश्यकता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय नेटवर्क और संसाधनों की सहभागिता की आवश्यकता है। पुस्तकालयों द्वारा अनेक तरह के कार्यों को सहभागिता के माध्यम से किया जाता है। दरअसल इस प्रतियोगिता के युग में कोई भी पुस्तकालय पूर्ण नहीं हो सकता और वे अपने मौजूदा संसाधनों की सहायता से ही के माध्यम से ही पाठकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन क्या है, इसके प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। उपयोगिता, जिसे कहते हैं उपयोगिता, पुस्तकालय में संग्रहित अध्ययन सामग्री में से एक उपयोगी सामग्री का चयन एवं उसके सही उपयोग के लिए पाठकों को पुस्तकालय में व्यवस्थित रूप से दी जाने वाली सहायता को उपयोगकर्ता शिक्षण कहा जाता है। सामान्यतः यह पाया जाता है कि पुस्तकालय के अध्ययन सामग्री उपलब्ध होने पर भी पाठक उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी समय की कमी होने के कारण पाठक तो पुस्तकालय पहुंचता है लेकिन उसे वो पुस्तक तुरंत नहीं मिल पाती है, तो वो वहाँ पुस्तकालय तक तो जाता है लेकिन उसे उसकी पाठ्य सामग्री नहीं मिल पाती है। वर्तमान समय में मुख्य समस्या यह देखने को मिलती है कि पाठक पुस्तकालय में उपलब्ध अध्ययन सामग्री से अभिज्ञ होते हैं,
जिससे पुस्तकालय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। पाठक ये एवं पुस्तकालय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए पुस्तकालय के उपयोग हेतु वे सभी प्रयत्न किए जाने आवश्यक हैं जो पाठक का पुस्तकालय से परिचय कराएं अथवा पुस्तकालय से पूर्ण लाभ उठाने में सहायक हो। इन्हीं प्रयत्नों में से एक उपयोगकर्ता शिक्षण है। पुस्तकालय और पाठक जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुस्तकालय है और अगर पाठक नहीं है तो पुस्तकालय का कोई वजूद नहीं है। पाठक है, पुस्तकालय नहीं है तो पाठक का कोई वजूद नहीं है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो पाठक आते हैं उसे पूर्ण लाभ प्राप्त हो। हमारे पुस्तकालय में आए तो उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ण प्राप्त हो सके। अब आगे देखते हैं। गार्थवेट तथा जेम्स के मत अनुसार पुस्तकालयों में ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व पुस्तकालय के संभावी उपयोगकर्ताओं से सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाकर इन्हें नियम अनुसार पुस्तकालय तंत्र को उपयोग का मार्ग बताएं। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। जो है गारवेट तथा जेम्स के मतानुसार पुस्तकालय में ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करना चाहिए जिसका उत्तरदायित्व पुस्तकालय के संभावी उपयोगकर्ताओं से सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाकर उन्हें नियम अनुसार पुस्तकालय तंत्र को उपयोग का मार्ग बताया। इसमें उन्होंने कहा है, गारवेट और तथा जेम्स ने का जो मत है उनके अनुसार, कि एक पुस्तकालय में ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो अपने दायित्व को समझते हुए सहानुभूति से पूर्ण हो कि उपभोक्ता आए, उपयोगकर्ता आए हमारे पास और उन्हें उनके आवश्यकता के अनुसार पुस्तक उपलब्ध करने में मदद कर सके। क्योंकि पुस्तकालय के लिए उसका जो पाठक है वही सर्वा होता है। तो हमारे पास जब पाठक आए तो उन्हें पूर्ण खुशी प्राप्त हो, पूर्ण आनंद प्राप्त हो जिसे कहेंगे, और उनकी इच्छा की पूर्ति हो, तभी वो दोबारा हमारे पास आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। उपयोग शिक्षण को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है, जिसमें है जेम्स टक्लियान, नोट डाउन कर लीजिए, जेम्स टक्लियान। इनके अनुसार उपयोगकर्ता शिक्षण में ऐसे किसी भी प्रयत्न और कार्यक्रम को सम्मिलित मानना चाहिए जिसका उद्देश्य विद्यमान एवं संभावी उपयोगकर्ता को सूचना की आवश्यकताओं को पहचानने एवं निरूपण करने तथा सूचना सामग्रियों का कुशल एवं प्रभावी उपयोग तथा मूल्यांकन करने में मार्गदर्शन एवं निर्देशन देना होता है। नेक्स्ट है म्यूज के अनुसार पुस्तकालय के अच्छे उपयोग के लिए पाठक को सहायता देने में जो निर्देश दिए जाते हैं उसे उपयोगकर्ता शिक्षण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उपयोगकर्ता शिक्षण की आवश्यकता किन किन कारणों से होती है। पहला है पुस्तकालय का स्वरूप। वर्तमान में साधारण विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी काफ़ी बड़े एवं कई जटिल उपकरणों को प्रयोग में ले रहे हैं जो स्वयं शिक्षा में काफ़ी उपयोगी हैं। इनकी जानकारी पाठकों को होना आवश्यक है। दूसरा है शिक्षण विधि में परिवर्तन।
दूसरा क्या है? शिक्षण विधि में परिवर्तन। वर्तमान में शिक्षण विधि में परिवर्तन हो जाने के कारण पुस्तकालय का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। वर्तमान में अब विद्यार्थियों को प्रतिवेदन, परियोजना, शोध, प्रबंध आदि के लिए साहित्य की आवश्यकता होने लगी है। बढ़ते हुए साहित्य के कारण पाठकों एवं शोधकर्ताओं की पहुंच अद्यतन साहित्य तक काफ़ी कम हो गई है। इसलिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगकर्ता की शिक्षण आवश्यकता महसूस होने लगी है। अभी जो है हमारे जो शिक्षण विधि में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, जिसके कारण से पहले जो है अब प्रोजेक्ट विधि आ गई है, रिसर्च आ गया है, और भी प्रतिवेदन आ गए हैं, जिसके कारण से जो है लाइब्रेरी की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं। तो शिक्षण विधि में परिवर्तन के कारण जो है पुस्तकालय का उपयोग अधिक हुआ है। अब देखते हैं नंबर 3, सीमित वित्त। वित्त की कमी होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कम होती है, जिससे पाठकों को उतनी सहायता नहीं पाते जितनी उन्हें उनसे अपेक्षित है। वे अध्ययन सामग्री तक को पाठकों को पहुंचाने में सहायता दे पाते हैं। इसलिए उपयोगकर्ता शिक्षण आवश्यक है। चौथा है आजीवन सर्व शिक्षा। उपयोगकर्ता शिक्षण आजीवन सर्व शिक्षा के लिए आवश्यक है। वर्तमान में यह महसूस किए जाने लगा है कि मनुष्य के लिए शिक्षित होना आवश्यक है तथा शिक्षा का कोई अंत नहीं है। इस कार्य को पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के माध्यम से किया जाता है।